हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुढ़ा एजुकेशन हब गुढ़ा गौरजी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो स्टूडेंट्स, पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आगे अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। और गैमेटोजेनेसिस के अंदर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बता चुका था। और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हमने शुक्र कायांतरण के बारे में बात कर ली थी कि किस प्रकार स्पर्मेटिड्स बनती है और उस स्पर्मेटिड से आगे क्या बनता है, स्पर्म कैसे बनते हैं। तो वो सारी प्रोसेस हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं किसकी, फीमेल की। कि फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस की क्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं, ऊजेनेसिस। या इसको देखो, ऊ अपन बात करें ओव्यूम होता है और जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज की फॉर्मेशन, ठीक है ना। यानी जेनेसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी पार्ट की फॉर्मेशन होना, निर्माण होना। और ऊ का यहाँ पर किससे, ओव्यूम। इसका मतलब अब हम बात करेंगे ओव्यूम का निर्माण या ऊजेनेसिस, या जिसको हम बोलते हैं अंड जनन। और अंड जनन की क्रिया कहाँ होती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अंड जनन की क्रिया ओवेरी के अंदर होती है। और ओवेरी के अंदर अंड जनन की क्रिया के फलस्वरूप लास्ट में क्या बनता है, ओव्यूम का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया सेम स्टेप में संपन्न होती है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा सा, पहली स्टेज थी हमारी कौन सी, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड कौन सी थी, ग्रोथ फेज। और थर्ड कौन सी थी, मैचुरेशन फेज, ठीक है। या हम गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ओके, अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में बात की थी कि वहाँ पर ये प्रावस्थाएं क्या होती हैं, सीधी पहले गुणन प्रावस्था होती है, गुणन प्रावस्था के बाद ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाती है, और ग्रोथ फेज के बाद क्या होता है, मैचुरेशन फेज। और ये सारी प्रोसेस हमने बताई थी, उनमें आफ्टर बर्थ होती है, ठीक है ना। यानी जन्म के बाद, यानी प्रिमोर्डियल जर्म सेल होते हैं, उनमें विभाजन। लेकिन अगर हम बात करें अंड जनन की, तो अंड जनन ध्यान रखना कि कोई मादा अपनी माँ के यूटेरस में या गर्भाशय में होती है। या हम बात कर सकें कि किसी मादा का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है या भ्रूणीय परिवर्धन चल रहा होता है, उसी टाइम पर उसमें अंड जनन की प्रोसेस क्या हो चुकी होती है, प्रारंभ हो चुकी होती है, ठीक है ना। दूसरी बात कि अंड जनन के अंतर्गत बीच बीच में क्या होती है, अरेस्टिंग फेज आती हैं सब। अरेस्टिंग फेज का मतलब क्या होता है कि ये जो सेल्स बनती हैं ऊजेनेसिस के अंदर, वो बीच बीच में एक तरह से क्या करती हैं, अरेस्ट हो जाती हैं। अरेस्ट का मतलब यानी एक तरह से वो क्या हो जाती हैं, किसी जगह पर रुक जाती हैं। रुक कर क्या करेंगी, या हम कहते हैं एक तरह से रेस्ट करती हैं, इस तरह की प्रोसेस। और वो क्या है, अलग अलग स्टेज में अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो कि जब मादा का एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस डेवलपमेंट के टाइम ही उसके अंडाशय की क्या, पीजीसी, या हम बात करें जर्मिनल एपिथेलियम। और इस प्रिमोर्डियल जर्म सेल या जर्मिनल एपिथेलियम है, इस जर्मिनल एपिथेलियम में किसके फलस्वरूप, माइटोसिस। और माइटोसिस के फलस्वरूप किनका निर्माण होता है साहब, ऊगोनियम। यानी ऊगोनियम का निर्माण फीटल लाइफ में ही हो जाता है। फीटल लाइफ में यानी गर्भ अवधि के दौरान ही होता है, ठीक है। हमने बात की थी सब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मादा के विभिन्न पार्ट बन रहे थे, तो अंडाशय भी बन गया। और अंडाशय भी बन गया तो उस अंडाशय में किनका निर्माण भी होना स्टार्ट हो गया, ऊगोनियम का। तो बेटा याद रखना, हम पहले करेंगे गुणन फेज, जर्मिनल एपिथेलियम या पीजीसी। इस जर्मिनल या पीजीसी के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस। और माइटोसिस के थ्रू इसने क्या किया सब, किसका निर्माण किया, ऊगोनियम बनाई, ठीक है। अब ऊगोनियम बनाई, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणन अवस्था। और गुणन अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब है इनको अपनी संख्या में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनिए साहब, इसका मतलब कि इस ऊगोनियम में लगातार क्या होंगे, बार बार माइटोसिस,
ठीक है। और इस ऊगोनियम में माइटोसिस के फलस्वरूप सब क्या बन जाती हैं, ऊगोनिया बन जाती हैं। समझ गए। एक चीज़ और याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से या नीट की दृष्टि से साहब ये 5 स्टार टॉपिक है, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन हर साल आते भी हैं और इसमें से अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो यहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या देखा साहब कि इस पीजीसी के थ्रू ऊगोनियम बनी और इन ऊगोनियम में फिर क्या होता है सब, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। और माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या हो गया साहब, ऊगोनिया का निर्माण हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन आता है कि वर्त या मादा के अंदर ऊगोनियम की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो फीटल लाइफ में हम ऊगोनिया की संख्या की बात करें तो देखो एनसीईआरटी में क्लियर लाइन मेंशन की गई, एक कपल ऑफ मिलियन ईच ओवेरी। एक कपल ऑफ मिलियन यानी मिलियन का कपल युग्म जोड़ा है, इसका मतलब ईच ओवेरी में कितनी होंगी, 2 मिलियन। हमारे पास ओवेरी कितनी है, 2। इसका मतलब इनकी मात्र संख्या होगी वो कितनी होगी, लगभग 4 मिलियन। समझ गए। तो एक कपल ऑफ मिलियन ईच ओवेरी, प्रत्येक ओवेरी में 1 मिलियन का कपल या युग्म के रूप में पाई जाती हैं ऊगोनिया, ठीक है ना। अब सुनिए साहब, यहाँ आकर ऊगोनिया में विभाजन है वो रुका। अब सुनिए आगे, नेक्स्ट जो फेज स्टार्ट होती है वो होती है ग्रोथ फेज। हमने बात की साहब ग्रोथ फेज के अंदर क्या नहीं होता, ना तो माइटोसिस होता है और ना ही मियोसिस होता है। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा कि ये जो ऊगोनिया है ना, इस ऊगोनिया में जो ये न्यूक्लियस है, तो याद रखना एक तो किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रक द्रव्य, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है साहब, कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य की याद रखना गुणवत्ता एवं मात्रा यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ गए। दूसरी बात देखो, एक चीज याद रखना कि इसके साथ ही क्या होगा कि जब इस न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, को इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मडेक या जननाशय बोल देते हैं, क्योंकि इसका साइज बढ़ जाता है। दूसरा, ये जो इसमें कोशिका द्रव्य की जब मात्रा बढ़ी तो ऑटोमेटिकली इस ऊगोनिया का साइज क्या होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। और हम बात करें साहब कि ऊगोनिया से आगे जो सेल बनती है उसका साइज ऊगोनिया की तुलना में कई गुना बड़ा हो सकता है। और ऊगोनिया में ग्रोथ के बाद जो संरचना बनती है उसे हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी oocyte कह देते हैं। समझ गए, ये चीज याद रखना। लेकिन देखो ग्रोथ फेज है एट 2, ठीक है ना। अब सुनिए ग्रोथ फेज, इसके अंदर मैंने बताया सब कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य की मात्रा और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई। इसके साथ ही इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनमें वृद्धि होती है। इसके साथ ही इसमें क्या होता है साहब, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि होती है तो क्लाउड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें पाए जाने वाले अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी या तो संख्या बढ़ती है या उनका साइज बढ़ता है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें जीन ट्रांसक्रिप्शन या अपन कह सकते हैं जीन अनुलेखन की क्रिया भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है ना, इस अवस्था के दौरान। ठीक, आगे अपन बात कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आरएनए सिंथेसिस है उसकी मात्रा क्या होती है, मात्रा भी बढ़ जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। और इस तरह से ये सारी प्रोसेस होती हुई क्या होगा कि ऊगोनिया अपने साइज में वृद्धि करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। और याद रखना, प्राइमरी जो oocyte होती है ये इसकी कौन सी अवस्था होती है, अरेस्टिंग फेज, यानी इस जगह पर आकर प्राइमरी oocyte क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट का मतलब ये अब क्या होगी, रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ हमने बात की थी लगभग कितने थे, 2 मिलियन ईच ओवेरी में। लेकिन जब ऊगोनिया से क्या बनती हैं, प्राइमरी oocyte बनती है, तो प्राइमरी oocyte बनने तक यानी इनकी जो मात्रा होती है ना वो लगभग, क्योंकि हम बात करते हैं सब कि
प्रत्येक जो उगोनिया है वो प्रत्येक उगोनिया ही प्राइमरी oocyte में नहीं चेंज होती। इसका मतलब कि कुछ उगोनिया जो बहुत अधिक क्या होती है, सब कैपेबल होती हैं, और कैपेबल के साथ ही वो क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में उनको न्यूट्रिशन मिलता है, पर्याप्त मात्रा में उनको क्या सब ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो उगोनिया तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी oocyte में, ठीक है ना। लेकिन अधिकांश उगोनिया क्या होती रहती हैं, डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं। मैंने इसके बारे में बता भी दिया था पहले भी तुमसे कि सब उगोनिया है वो डैमेज हो जाती हैं, या कई बार प्राइमरी फॉलिकल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉलिकुलर अट्रेसिया कह देते हैं, ठीक है ना। वो हम ओवेरी में पढ़ चुके थे। अब एक चीज़ और याद रखना, ये जो प्राइमरी oocyte है ना, इस प्राइमरी oocyte को भी क्या चाहिए होता है, सब न्यूट्रिशन चाहिए होता है। हाँ, पहले ये बात कर ले। तो इस तरह से उगोनिया क्या होती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, और कुछ उगोनिया किस में चेंज होती रहती है, प्राइमरी oocyte में। तो इस तरह से क्या होता है, 2 मिलियन जो उगोनिया थी, 2 मिलियन उगोनिया थी, अब वो केवल कितनी 60 से 80 हज़ार के समथिंग क्या होती हैं, सब प्राइमरी oocyte में चेंज, और बाकी की क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय या नष्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ आकर ये रुक जाती हैं। कब तक, जब बच्चे का क्या होता है, सब जन्म होता है तब तक ये रुकी रहती हैं। और जन्म होने के बाद भी ध्यान रखना कि जब तक उनकी क्या प्यूबर्टी स्टेज, अब वो कौन सी स्टेज होगी साहब, हम बात करें 12 से 15 साल या 13 से 15 साल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। वो लोग सर किसी की 12 हो सकता है, 12 साल की एज में भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी oocyte कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, या हम बात करें मादा के क्या आर्तव चक्र या रज चक्र स्टार्ट होता है, तो उसके थ्रू ये प्राइमरी oocyte क्या होती हैं, काम आती हैं, ठीक है ना। और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, 12 से 15 साल की एज में स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात देखो, ये क्या 12 से 13 साल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, फिक्स्ड, लेकिन औसत अपन लगभग देखें तो 12 से 15 साल माना गया है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, लेकिन यहाँ हम बात करें ना, प्राइमरी जो oocyte है ना, हम बात करते हैं साहब कौन सी, इनकी फीटल लाइफ में। तो ये जो प्राइमरी oocyte थी और इसमें ग्रोथ फेज चल रही थी, लेकिन ग्रोथ फेज चलने के बाद ये क्या होती है साहब, किसमें, मियोसिस फर्स्ट में, किसमें प्रवेश कर जाती है, यानी प्राइमरी oocyte है मियोसिस फर्स्ट में एंट्री करती है। और मियोसिस फर्स्ट की कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी, डिप्लोटीन अवस्था। मैं अभी बता रहा था क्या इसके अंदर कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है, केंद्रक द्रव्य में वृद्धि होती है, इसमें जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में वृद्धि होती है। और वृद्धि होते टाइम देख लो, ध्यान रखना, ये ग्रोथ फेज किस में एंट्री कर जाती है, मियोसिस फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हो गया, लेकिन प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाती, यानी प्रवेश कर जाती है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में, और प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की डिप्लोटीन में जाकर ये अरेस्ट हो जाती है, और ये आराम से रेस्ट करती है। कब तक, जब तक कि इनका प्यूबर्टी, हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ नहीं होता। इसका मतलब यानी ये मियोसिस फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाती है, समझ गए। दूसरी बात देखो, प्राइमरी oocyte, यहाँ हमने एक बात और की थी, जब हम ओवेरी के अंदर गए थे तो हमने देखा साहब क्या, प्राइमरी फॉलिकल नाम सुना होगा, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल बनती हैं। तो देखो एक चीज याद रखना, प्राइमरी oocyte बनी किसमें, ओवेरी में। अब तुम्हें पता है ये प्राइमरी oocyte है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण भी चाहिए होता है। जब पोषण चाहिए होता है इस प्राइमरी oocyte को, तो देखो हम बात कर लें, ये हमारी प्राइमरी oocyte थी, ये रही, और इसको चाहिए पोषण। तो ऐसी स्थिति में हमने बात की साहब, ग्राफियन ओवेरी होती है, इसमें अनेक क्या पड़ी रहती हैं, फॉलिकल सेल्स होती हैं, और वो क्या करती है साहब, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, यानी इसके चारों तरफ फर्स्ट लेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ये लो फर्स्ट लेयर बना लिया। अब ये अंदर तो क्या है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, और बाहर क्या है,
मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, इन दोनों ने मिलके क्या बना लिए, प्राइमरी फॉलिकल। ये चीज़ याद रखना, ओवेरी में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद तुम्हें पता है इसके ऊपर क्या है, सेकंड लेयर बन जाती है, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है कि जब प्राइमरी oocyte से पर्याप्त इसको पोषण नहीं मिल पाता तो सेकंड लेयर बनती है, और इस तरह से हमने बात की थी सब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है। इसी प्रकार से टर्शियरी फॉलिकल है, इसमें थीका लेयर बन जाती है। थीका लेयर भी विभाजन द्वारा थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना बनाती है, और इस तरह से टर्शियरी लेयर बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद यानी टर्शियरी तक अपन ने बात की थी सब प्राइमरी oocyte होती है, लेकिन हम बात करें इसमें विभाजन स्टार्ट हो चुका होता है मियोसिस फर्स्ट। लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट क्या नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, और ये कंप्लीट कहाँ जाके होता है, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। कैसे, देखो अब क्या हुआ, हमने देखा कि 12 से 15 साल की एज हुई, उसी टाइम पर क्या होता है सब, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो प्राप्त होता है प्राइमरी oocyte को, ठीक है। अब हमारे पास जो प्राइमरी oocyte थी उनमें से जो कैपेबल, अच्छी, सक्षम और स्वस्थ होती है वो क्या करेगी सब, प्राइमरी oocyte है, उसको जैसे ही FSH और पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा वो क्या है, आगे स्टार्ट हो जाएगी, सब ग्रोथ करेगी, और आगे और थोड़ी ग्रोथ करके वो क्या करेगी, अगला विभाजन स्टार्ट करती है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी oocyte में जैसे ही मियोसिस फर्स्ट, यानी आगे का मेरा मतलब है कि डिप्लोटीन से डाइकाइनेसिस, और उसके बाद फिर हमने बात की साहब क्या, प्रोफेज के बाद मेटाफेज फर्स्ट, यानी मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है, टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है, प्राइमरी oocyte है वो किसने, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और ये जो टीलोफेज फर्स्ट हुआ, या हम कह सकते हैं मियोसिस फर्स्ट है ना, ये ध्यान रखना सब कैसा होता है, इर्रेगुलर, यानी समान नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस प्राइमरी oocyte से 2 सेल बनी, क्या दोनों का साइज समान है, नहीं है, असमान विभाजन है, और इस असमान विभाजन के फलस्वरूप प्राइमरी oocyte 2 सेल बनाती है, जिसमें एक साइज में छोटी होती है और एक साइज में बड़ी होती है, ठीक है। अब सुनिए, जो साइज में छोटी होती है उसको हम प्रथम ध्रुवकाय कहते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी प्रथम ध्रुवकाय, जिसमें साइटोप्लाज्म है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, नेक्स्ट, ये बड़ी सेल है, इस बड़ी सेल को हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी oocyte, यानी प्राइमरी oocyte है, अब वो विभाजित होकर या मियोसिस फर्स्ट द्वारा, यानी मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी oocyte एंट्री तो कर चुकी थी, लेकिन वो यहाँ पर रुक गई थी। अब यहाँ पर रुक गई, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हुई, MC पीरियड प्रारंभ हुआ, ये मियोसिस फर्स्ट है कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होकर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट से होते हुए 2 सेल में तो प्राथमिक ध्रुवकाय और सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडकोशिका बना लेती है, हो गई, ठीक है ना। अब एक चीज़ और याद रखना, सेकेंडरी oocyte है ना, इस सेकेंडरी oocyte में अब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है, इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हम बात करें, देखो मैंने ओवेरी के अंदर पढ़ाया था तुम्हें कि सब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होती है, सेकेंडरी oocyte होती है, और इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर ही क्या होता है, जोना पेलुसिडा का लेयर बन जाती है, और जोना पेलुसिडा लेयर बन जाती है। इधर अपन ने बात की थी एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है। इधर अपन बात करें, देखो कि ये जो प्रोसेस थी ना, यानी आगे की जो प्रोसेस चलती है 6 से, तो ये प्राइमरी oocyte से लेकर ये सेकेंडरी oocyte तक का ये प्रोसेस तुम्हें पता है मेस्ट्रुअल साइकिल, और मेस्ट्रुअल साइकिल के 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक चलती है, और इस 6वें दिन से 13वें दिन तक चलती है। तो ऐसी स्थिति में याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, उसका लेवल बढ़ता जाता है, और 14वें दिन इसका लेवल इतना ज़्यादा होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, इसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और LH की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसे LH सर्ज कहते हैं, और उसके प्रभाव से ये फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय के किस पर आकर, परिधि पर आकर
फट जाती है और बाहर। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बाहर उत्सर्जित होने वाली ये संरचना ह्यूमन के अंदर कौन सी होती है? ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओव्यूम या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ध्यान रखना, ओव्यूम नहीं दोगे, क्योंकि मानव या ह्यूमन के अंदर हम बात करें तो सेकेंडरी oocyte का ही उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो तुम कहोगे सर फिर आगे जब सेकेंडरी oocyte का ही हो गया तो मियोसिस सेकंड तो हुआ ही नहीं। तो बेटा मियोसिस सेकंड होगा कब? सुनिए, आगे बढ़ते हैं। क्या ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte में कौन स्टार्ट हुआ? मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड है वो किसमें? देखो, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड में बटा हुआ है। जो कि हम बात करें, देखो यहाँ ये सेल कैसी थी? एगुड़ित। सेकेंडरी oocyte कैसी है? एगुड़ित। एक ही जीनोम सेट है इसमें। और आगे जो ये विभाजन होता है इसमें भी क्या होता है? दोनों में एक एक जीनोम सेट, यानी इसमें भी होता है यानी इसमें भी। तो इसका मतलब बनने वाली सेल इसके जैसी ही है। तो हम प्रॉपर तो बोल सकते हैं कि साहब जो प्रोफेज सेकंड या मियोसिस सेकंड है वो किसके समान होता है? माइटोसिस के समान होता है, क्योंकि अब आगे क्रोमोसोम्स की संख्या और आधी नहीं होगी, जितनी इस सेल में थी उतनी इस सेल में होगी। ठीक है ना? अच्छा, होता क्या है कि सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड क्या हो जाता है? प्रारंभ तो हो जाता है। कब? जब उसका ओवुलेशन होगा या वो उत्सर्जन होगा उसी टाइम पर। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं होता। कैसे? कि सेकेंडरी oocyte में प्रोफेज सेकंड हो चुकी होती है, लेकिन मेटाफेज में जैसे ही वो जाता है, सेकेंडरी oocyte कौन सी स्टेज में जाएगी? मेटाफेज सेकंड में जाएगी। तो यहां आकर वो रुक जाएगा। तुम कहोगे सर क्यों रुक जाएगा? तो बेटा वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि इस जगह पर इसके पास क्या नहीं है? एक सेंट्रियोल की कमी है। ठीक है? अच्छा, तुम कहोगे तो सर वो कहां से आएगा सेंट्रियोल? तो बेटा हमने बात की थी कि हमारे पास ये सेकेंडरी oocyte है और इस सेकेंडरी oocyte से फिर क्या होगा? स्पर्म आके मिलेगा। तो हमने बात की थी कि स्पर्म की नेक में एक समीपस्थ तारक का पाया जाता है या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। जो हमने स्पर्म की संरचना याद करो वहां पढ़ाया था कि यहाँ दो, यानी एक तो आगे, देखो अपन ने ये पढ़ा था इस तरह से होता है ये। तो यहाँ मैंने बताया था कि इसकी ग्रुप में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और इसके जस्ट पीछे डिस्टल सेंट्रियोल होता है, दूरस्थ तारक का है। दूरस्थ तारक का है तो इसमें एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु बनाने में काम आ गया था। लेकिन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बेटा यहाँ काम आएगा कि ये इसके अंदर जाएगा, इसको अपना सेंट्रियोल देगा और जैसे ही इसको सेंट्रियोल देता है तो मेटाफेज सेकंड से आगे का विभाजन होगा। ठीक है ना? क्यों? सेंट्रियोल मिलेगा, सेंट्रियोल मिलती है इसमें स्प्लेंडर फाइबर मिलेंगे, स्प्लेंडर फाइबर मिलते हैं इसमें मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही टीलोफेज सेकंड कंप्लीट होती है तो यहाँ तुम्हें पता है क्या होगा साहब? देखो, अब ये यानी मियोसिस सेकंड द्वारा सेकेंडरी oocyte वापस डिवाइड होती है, विभाजित होती है और विभाजित होकर ये क्या बना लेगी? वही एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। जो बड़ी सेल है वो तो क्या है? ओव्यूम या इसको एक्सेल कहेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे? ओव्यूम या एक्सेल कहेंगे। और जो ये है क्या? छोटी सेल, इसको हम सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। कुछ जीवों में ध्यान रखना ये भी डिवाइड हो जाती है। कौन? फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होता है तो इस तरह से यदि हम बात करें तो एक प्राइमरी oocyte द्वारा एक आवर्तक चक्र के दौरान केवल एक अंडाणु का निर्माण और 3 ध्रुवकाएं बनते हैं। समझ गए ना? तो ये चीज याद रखना लास्ट में, यानी लास्ट में प्राइमरी oocyte है, इससे एक मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लास्ट स्टेज में कितना? एक ओव्यूम। हमने बात की साहब यहाँ पे एक ही तो बना, ये बाहर आ गया, इसमें कोरोना रेडिएटर लेयर और बन गई और उसके बाद इसमें क्या होगा साहब? सेंट्रियोल आगे का विभाजन होता है। तो समझ गए ना? मैं दोबारा फिर बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। प्रिमोर्डियल जर्म सेल अंडाशय में होती हैं, इनमें
लगातार माइटोसिस विभाजन होते हैं और डिफरेंशिएशन होते हैं, तो हमारे पास क्या बनी, उगोनिया। उगोनिया की संख्या एक ओवेरी में 2 मिलियन होती है, टोटल 4 मिलियन के समथिंग। उसके बाद कुछ उगोनिया क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, कुछ को पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त होता है तो वो अपने साइज में क्या कर लेती हैं, ग्रोथ कर लेती हैं, ठीक है ना। अनेक और ग्रोथ करती हुई वो क्या करती हैं, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte में एंट्री, लेकिन ग्रोथ के दौरान ही वो किस में एंट्री कर जाती है, मियोसिस फर्स्ट में। लेकिन याद रखना प्राइमरी oocyte मियोसिस्ट में प्रवेश करके प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में जाके अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है। यानी अब ये क्या करेगी कि जब तक प्यूबर्टी स्टेज मादा की स्टार्ट होती है तब तक ये रुकी रहती है। यहाँ तक इसका मतलब हमारे पास लगभग 60 से 80 हज़ार क्या पड़ी रहती हैं, प्राइमरी oocyte पड़ी रहती हैं, किसके, मादा के अंडाशय में। अब जन्म हुआ, जन्म हो गया, जन्म के बाद क्या होगा, वो 8-10 साल तक ये पड़ी रहती हैं। उसके बाद क्या होगा साहब इनमें कि प्राइमरी oocyte जैसे ही आफ्टर बर्थ या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा 12 से 15 साल के बीच में, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है किनका, प्राइमरी oocyte का उपयोग स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया था कि 60 से 80 हज़ार प्राइमरी oocyte काम में नहीं आती हैं। इन प्राइमरी oocyte में से भी कुछ ही प्राइमरी oocyte काम में आती हैं और कुछ ही कैसे, देखो हमने बताया साहब लगभग अपन ये लिख लेते हैं औसत 13 से 14 साल की एज में क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हुआ। 13 से 14 वर्ष की आयु में मेंस्ट्रुअल, और ये लगभग कितना सा 45 से 50 साल की स्टेज तक चलता है, ठीक है। यानी पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ 13 से 14 वर्ष की एज में, जिसको हमने मेनार्क नाम दिया। क्या नाम दिया इसको हमने, मेनार्क नाम दिया। और 45 से 50 साल की एज में जाके ये बंद हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इस बीच में जो टाइम है, ठीक है, तो देखो अपन 45 से 50 साल की बात करें तो इसमें से और लगभग 10 साल करोगे तो यानी लगभग 30-1 साल, ठीक है। यानी इसके बीच में लगभग कितना, 30-35 साल का, तो 30-35 साल तक क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ह्यूमन मादा में कितना टाइम होता है, 28 से 30 दिन। 28 से 30 दिन होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 28 से 30 दिन में रिपीट होता रहता है। इसका मतलब एक बार में हमारे पास केवल कितनी प्राइमरी oocyte काम में आई, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्राइमरी oocyte काम में आई। इसका मतलब एक साल में कितनी, 10 से 12 प्राइमरी oocyte काम में आई। इसका मतलब लगभग 30 से 35 साल में कितनी, तो हम बात करें कि इन 60,000 से 80,000 में से भी लगभग 400 से 500 प्राइमरी oocyte ही अंडाणु निर्माण में उपयोग में आती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात हम बात करें साहब क्या, कि जैसे मान लो 13-14 साल बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बाद अगर अपन बात करें ना, तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे जैसे धीरे धीरे पुराना होता है तो प्राइमरी oocyte भी तो पुरानी होती जाएंगी, ठीक है ना। इसका मतलब हम बात करें कि 25 से 30 साल तक की प्राइमरी oocyte एनर्जी से भरपूर होती है। लेकिन इससे आगे मान लो 42 साल है, 45 साल है, तो इस स्टेज में प्राइमरी oocyte क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही है। इसका मतलब इसकी ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर अब मान लो, इसीलिए कहते हैं ना कि अधिक एज पर यदि गर्भधारण किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा नॉर्मल ही पैदा हो इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि हमारी प्राइमरी oocyte बुढ़ी हो चुकी होती है, इसमें इतनी ऊर्जा नहीं बची होती है। समझ गए ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो प्राइमरी oocyte अरेस्ट फेज, उसके बाद जब जन्म हो जाता है और जन्म होने के 13 से 15 साल की स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तब जाके ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा जिसके दौरान सेकेंडरी oocyte बनी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte भी क्या होगी, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल के रूप में, और मेटाफेज सेकंड स्टेज में जाके रुक जाती है। और मेटाफेज सेकंड स्टेज में जाके रुक जाती है, इस रूप में सेकेंडरी oocyte क्या कर दी जाती है, उत्सर्जित कर दी जाती है। और इस उत्सर्जित सेकेंडरी oocyte को जब शुक्राणु द्वारा सेंट्रियोल दिया जाता है तो इस सेंट्रियोल के मिलने के बाद इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। और इस तरह से हम बात करते हैं साहब हमारे पास एक्सेल
प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद इनमें समजात क्रोमोसोम्स जो शुक्राणु से प्राप्त हुए उसमें, और उसमें क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, जिससे जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। और याद रखना इसी सेंट्रियोल से आगे क्लीवेज भी प्रारंभ होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, अंड जनन कंप्लीट। इसके बाद अब हम देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो ग्रोथ फेज होती है ये भी दो भागों में बटी होती है, पीतक जनन पूर्व अवस्था और पीतक जनन, या हम बात करते हैं प्री बाइटेलोजेनेसिस एंड बाइटेलोजेनेसिस, जो कि हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।